सिर्फ 24 घंटे, मतलब एक ही दिन, और 1 करोड़ 20 लाख लोग। जरा इस बात की गहराई को महसूस किया जाए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किसी छोटे देश की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ 2026 के नए बॉलीवुड रिलीज किंग थीम सॉन्ग के पहले दिन के व्यूज की। हाँ, और SKMC म्यूजिक ऑफिशियल के चैनल पर जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ, इसने इंटरनेट पर सच में एक तरह का सांस्कृतिक विस्फोट कर दिया है। मतलब मनोरंजन की दुनिया में अक्सर सफलता को हफ्तों या महीनों में मापा जाता है। एक धीमी प्रक्रिया होती है ना। सही बात है। लेकिन जब कोई पैमाना पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए तो उसे महज वायरल होना नहीं कह सकते। हाँ, वो तो एक निर्विवाद राज्याभिषेक बन जाता है। ये एकदम सच है। मतलब जब कोई चीज इतनी अभूतपूर्व गति से इतनी बड़ी आबादी तक पहुंचती है तो उसका विश्लेषण केवल संगीत या कला के नजरिए से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मेरी नजर में ये एक समाज शास्त्रीय घटना है। डिजिटल युग में ध्यान यानी अटेंशन सबसे महंगी करेंसी है। सही कहा। और जब करोड़ों लोग एक साथ एक ही आवाज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो आवाज सिर्फ एक गीत के बोल नहीं रह जाती, वो एक सामूहिक घोषणा बन जाती है। एक ऑरा। हाँ, उस प्रभाव, उस ऑरा का सबूत जिसे कोई नकार नहीं सकता। और यही हमारी आज के इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। हमारा मिशन सिर्फ SRK या किंग खान के इस गाने के लिरिक्स को ऊपर ऊपर से बढ़कर उसकी तारीफ करना नहीं है। बिल्कुल, हमें गहराई में जाना है। हाँ, हम उन शब्दों के पीछे छिपे सत्ता के खेल, एक असंभव सी दिखने वाली वापसी और मानसिक रूप से पूरी तरह अजेय होने के मनोवैज्ञानिक संदेशों को डिकोड करने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कुछ शब्दों का ये ताना बाना कैसे करोड़ों लोगों के अवचेतन मन के साथ जुड़ जाता है। इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये कोई साधारण गीत नहीं है। मैं इसे एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति मानती हूँ। जब कोई बहुत बड़ा सार्वजनिक व्यक्तित्व जिसने दशकों तक एक साम्राज्य चलाया हो इस तरह का नैरेटिव सामने लाता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहा। बिल्कुल, वह केवल श्रोताओं का मनोरंजन नहीं कर रहा होता, वह एक कहानी गढ़ रहा होता है। संघर्ष की कहानी। हाँ, संघर्ष की, पतन की, और फिर उस पतन से एक महाकाव्य जैसी वापसी की। और ये कहानी गाने के बिल्कुल शुरुआती शब्दों में ही अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ जाती है। मतलब एक बहुत ही भारी आवाज गूंजती है, हे राइज फ्रॉम द डस्ट, वॉच द फायर। बहुत ही शक्तिशाली इमेज है ये, है ना। ये सीधे तौर पर पौराणिक कथाओं के उस फीनिक्स पक्षी का प्रतीक है, वो पक्षी जो जलकर पूरी तरह राख हो जाता है और फिर उसी राख से, हाँ, उसी राख से एक नए और पहले से भी ज्यादा ताकतवर रूप में जन्म लेता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात सोच रहा था जी, मुझे एक चीज बहुत अजीब लगती है। क्या? मतलब एक व्यक्ति जो पहले से ही एक लेजेंड है, जो दशकों से शिखर पर है, उसे राइज फ्रॉम द डस्ट यानी राख या धूल से उठने की बात क्यों करनी पड़ रही है? क्या एक राजा को अंडरडॉग बनने की जरूरत है? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि समाजशास्त्रीय रूप से इंसान हमेशा कमबैक की कहानियों का भूखा रहता है। अच्छा। हाँ, जब कोई व्यक्ति लगातार शिखर पर रहता है तो आम जनता उससे एक दूरी महसूस करने लगती है। उसकी पूर्णता, उसका हमेशा जीतना लोगों को खटकने लगता है। ओह, तो मतलब एक ईर्ष्या जैसी भावना आ जाती है। एक तरह से हाँ। ऐसे में धूल से उठने की बात करना एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर है। ये समानता लाने वाला तत्व है, जो उन्हें आम इंसान के करीब लाता है। बिल्कुल। ये दुनिया को बताता है कि राजा ने भी हार का स्वाद चखा है, उसे भी जमीन पर गिराया गया था। ये अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने स्वीकार करने का एक बहुत ही निडर तरीका है, जो लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। एकदम सही। तो एक तरह से ये पतन की कहानी को अपनी ताकत बनाने का तरीका है। और फिर जब वो कहते हैं वॉच द फायर और द किंग इज बैक, तो वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वो कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर रहे। एक ही दिन में जो 1 करोड़ 20 लाख व्यूज का डेटा है, वो इस दावे को अपने आप सच साबित कर देता है। डेटा ही वो आग है जिसे देखने के लिए कहा जा रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और ये वापसी केवल डिजिटल स्क्रीन तक सीमित नहीं है। आगे के बोल इस बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करते हैं। हाँ, वो वाली लाइन ना, चेक द पल्स, चेक द हीट, फील द रिदम ऑन द स्ट्रीट। बिल्कुल, ये बहुत